क्लास 12th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 10 मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर के बारे में आपको समझाया जा रहा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि सूक्ष्मजीव होते क्या हैं और सूक्ष्मजीव कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं और सूक्ष्मजीवों का मानव कल्याण में क्या योगदान है। अब तक जो भी आपने पढ़ा है, आशा है आपने ध्यान से समझ लिया होगा, जिसमें हमने आपको बताया था घरेलू खाद्य पदार्थों में सूक्ष्मजीव, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड फूड प्रोडक्ट्स, फिर आपको बताया था माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स अर्थात औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव, फिर बताया था प्रतिजैविक एवं औषधि उद्योग में सूक्ष्मजीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन एंटीबायोटिक मेडिसिनल इंडस्ट्री, और फिर इसके बाद कार्बनिक अम्ल, एंजाइम और अन्य जैव सक्रिय अणु तथा सूक्ष्मजीवों के बारे में समझाया था माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोमॉलिक्यूल्स। यहाँ तक आपको भली भांति समझाया जा चुका है। आज हम बात करते हैं मानव कल्याण में सूक्ष्मजीवों के योगदान की। वो है बाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीवों की क्या भूमिका होती है। माइक्रोब्स इन सीवेज डिस्पोजल, जैसा कि आप सीवेज ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, किस प्रकार से हम वाहित मल का उपचार माइक्रोब्स की सहायता से कर सकते हैं। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव किस प्रकार से वाहित मल के उपचार में इनका उपयोग किया जाता है। वाहित मल क्या होता है, पहले हमें इस बात को समझना होगा और फिर इस वाहित मल का उपचार किस प्रकार से हम सूक्ष्मजीवों की मदद से कर सकते हैं। आप जानते हैं कि स्वच्छ जल स्रोतों तंत्रों में व्यर्थ पदार्थ यानी वेस्ट मटेरियल एवं जैव प्रदूषक अत्यधिक मात्रा में लापरवाही से मिलाए जा रहे हैं। इन सभी पदार्थों से युक्त जल वाहित मल यानी सीवेज तथा इससे होने वाला जल प्रदूषण वाहित मल प्रदूषण कहलाता है, जिसके कारण जल में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो जाती है। जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का विघटन नहीं हो पाता है। इसका अत्यधिक नुकसान जलीय पारितंत्र एवं जैव विविधता अर्थात बायोडायवर्सिटी को होता है। वाहित मल का उपचार लघु स्तर और दीर्घ स्तर पर किया जाता है। अब जानते हैं कि अवशिष्ट पदार्थों में मलमूत्र व अतिरिक्त कूड़ा करकट व नगरों से बहकर आने वाला जल भी सम्मिलित होता है। इसमें उपस्थित ठोस कार्बनिक पदार्थों को सड़ाने में सूक्ष्मजीवों की अहम भूमिका होती है। सीवेज के अवक्षेप को खाद के रूप में हम उपयोग में लाते हैं। मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचकर पुनः पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के काम आती है। जीवाणु, गोबर, मल, सड़ी गली पत्तियों और मृत पौधों को खाद और ह्यूमस में बदलकर भूमि की उर्वरता को बढ़ाने का काम करते हैं। वाहित मल का उपचार करने के लिए हम कई पदों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से सबसे पहले आपको जानना है कि ये उपचार क्या होते हैं। वाहित मल का उपचार किस प्रकार से किया जाता है। तो उपचार करने के लिए हम दो पदों का प्रयोग करते हैं। पहला कहलाता है प्राथमिक उपचार या प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट से क्या तात्पर्य है, यह उपचार बिना जीवाणुओं के द्वारा होता है। इसमें वाहित मल से बड़े छोटे कण फिल्ट्रेशन तथा सेडिमेंटेशन द्वारा पृथक कर दिए जाते हैं। सबसे पहले कूड़े करकट को निष्पंदन द्वारा हटा दिया जाता है। इसके बाद मृदा
और कंकड़ियों अर्थात सॉयल और स्मॉल पेबल्स ग्रिट को अवसादन द्वारा फिर अलग कर दिया जाता है। ठोस प्राथमिक आपंक यानी प्राइमरी स्लज के नीचे बैठ जाते हैं और सुपरनाटेंट अलग हो जाता है। इसे प्राथमिक निस्सादन या सेटलिंग के बाद द्वितीयक उपचार के लिए लाया जाता है। मूलभूत रूप से उपचार के इस पद में यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट में वाहित मल से बड़े और छोटे कण फिल्ट्रेशन तथा सेडिमेंटेशन द्वारा भौतिक रूप से अलग कर लेते हैं। इन्हें भिन्न भिन्न चरणों में अलग किया जाता है। सबसे पहले तैरते हुए कूड़े करकट को अनुक्रमिक निस्संदन द्वारा हम अलग कर लेते हैं। इसके बाद फिर ग्रिट को प्राथमिक सेटलिंग टैंक में अवसादन द्वारा निष्कासित कर लेते हैं। सभी ठोस जो प्राथमिक आपंक या स्लज के नीचे बैठे कण हैं और वे फ्लावी या सुपरनाटेंट बहिस्राव फ्लूएंट का निर्माण करते हैं, बहिस्राव को प्राथमिक निस्सादन या सेटलिंग टैंक में द्वितीयक उपचार के लिए ले जाया जाता है। अब प्राथमिक उपचार होने के बाद फिर आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसे हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। जैव वैज्ञानिक उपचार सेकेंड स्टेप में किया जाता है। प्राथमिक बहिस्राव को बड़े वायवीय टैंकों में से गुजारा जाता है, जिसमें हमने प्राथमिक उपचार के दौरान बड़े कणों को कूड़े करकट को अलग कर लिया था। उसको फिर हम बहिस्राव को बड़े वायवीय टैंकों में गुजारते हैं और वायु को इसमें पंप किया जाता है। वायु को लगातार पंप करने से लाभदायक वायवीय सूक्ष्मजीवों की प्रबल सशक्त वृद्धि ऊंडक यानी फ्लॉक्स जीवाणु का झुंड के रूप में तैरने लगती है। वृद्धि के दौरान यह सूक्ष्मजीव बहिस्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के प्रमुख भागों की खपत करता है। यह बहिस्राव के बीओडी अर्थात बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को महत्वपूर्ण रूप से घटाने लगता है। बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर दे। वाहित मल का तब तक उपचार किया जाता है जब तक कि उसकी बीओडी घट न जाए। जब व्यर्थ जल का बीओडी अधिक होगा तब उसकी प्रदूषण क्षमता भी अधिक होगी। एक बार वाहित मल अथवा व्यर्थ जल का बीओडी पर्याप्त मात्रा में घटा दिया जाए तब बहिस्राव को निस्सादन या सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है, जहां जीवाणु झुंड यानी फ्लॉक्स उसे अवसाद में परिवर्तित करते हैं। यह अवसाद सक्रिय आपंक यानी एक्टिवेटेड स्लज कहलाता है। सक्रिय आपंक के छोटे से भाग को फिर से पीछे वायवीय टैंक में पंप किया जाता है। यह स्लज निवेश द्रव्य की तरह से कार्य करता है। स्लज का बचा खुचा मुख्य भाग बड़े टैंक में पंप किया जाता है, जिसे हम अवायवीय आपंक संपाचित्र या एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के नाम से जानते हैं। यहाँ जीवाणुओं की अन्य किस्में जो वायवीय रूप से वृद्धि करते हैं, वे स्लज में उपस्थित जीवाणुओं तथा कवकों का पाचन कर लेती हैं। पाचन के दौरान जीवाणु गैसों का मिश्रण, जिसमें मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। ये बायोगैस का निर्माण करती हैं। चूँकि बायोगैस ज्वलनशील होती हैं, इसलिए इनका उपयोग हम ऊर्जा के स्रोत के रूप में कर लेते हैं। द्वितीयक उपचार प्लांट से बहिस्राव सामान्यतः जल के प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदियों, झरनों में छोड़ दिया जाता है। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने हमारे देश की नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान, जिसे हम GAP के नाम से जानते हैं, तथा एक दूसरा प्लान यमुना एक्शन प्लान, जिसे हम YAP के नाम से जानते हैं, ऐसी योजनाओं का सूत्रपात हमारे सरकार के द्वारा किया गया है। इन योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में नए वाहित मल उपचार संयंत्रों को बढ़ाने का प्रस्ताव है, ताकि केवल उपचारित वाहित मल को ही
नदियों में छोड़ा जा सके। यदि हम नदियों में वाहित मल को उपचारित करके छोड़ते हैं, जिससे नदियों के जल के प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो इस तरह से हम दो प्रकार के स्टेप प्रायः इस्तेमाल करते हैं। एक तीसरा स्टेप भी हो सकता है जिसे हम रासायनिक उपचार या केमिकल ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है, लेकिन इसे भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। उपचारित जल वाहित मल रहित तथा जीवाणु रहित होता है। इसे क्लोरीन आदि रसायनों से शुद्ध कर प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदी या तालाबों में छोड़ दिया जाता है। अर्थात हम इस उपचारित जल को क्लोरीन के द्वारा जब हम ट्रीट करते हैं तो काफ़ी हद तक वह अच्छा हो जाता है। भारत सरकार ने वाहित मल युक्त सीवेज को बिना शुद्धिकरण के जल स्रोतों में डालने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, किंतु हमारे देश की नदियों को सीवेज ने गंदे नालों में बदल कर रख दिया है। अतः सूक्ष्म जीव विश्व भर में प्रतिदिन लाखों करोड़ों गैलन पानी का उपचार करके पेयजल में परिशुद्ध करते हैं। बढ़ती हुई मानव आबादी और बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण बहुत बड़ी मात्रा में वाहित मल उत्पन्न होता है, किंतु भारत में इन उपचार संयंत्रों की पर्याप्त संख्या नहीं है। इसीलिए अपचारित वाहित मल को सीधे नदियों में छोड़ दिया जाता है। इसी कारण से भारत में नदियों का जल अति प्रदूषित हो चुका है और अनेक रोग जो पानी के प्रयोग से होते हैं, उन रोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज के वीडियो के माध्यम से हमने ये देखा कि वाहित मल का उपचार किस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें कभी कभी एक छोटा प्रश्न पूछ लेते हैं जिसका जिक्र मैंने किया है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी क्या है? इसको संक्षिप्त में है हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जीवाणुओं द्वारा 1 लीटर में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक होती है। जल में जब बीओडी बढ़ जाता है, बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है, तो वह पानी पीने योग्य या उपयोग करने योग्य नहीं होता है। इसलिए हमारा ये लक्ष्य होता है कि ऐसा जल, वाहित जल जिसमें बीओडी बहुत अधिक मात्रा में है, उसकी मात्रा को किसी न किसी प्रकार से हम कम कर सकें, जिससे पानी को शुद्ध किया जा सके। इसे हम एक डायग्रामेटिक माध्यम से भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सीवेज का पानी या वाहित मल को हम शुद्ध करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर बने हुए डायग्राम को देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वेस्ट वाटर फ्रॉम होटल, सीवर, कहीं से भी पानी जो आ रहा है उसका प्री ट्रीटमेंट किया जाता है। प्री ट्रीटमेंट जिसे हम प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं, यहाँ पर कोर्स और सॉलिड, सैंड और ग्रेट को रिमूव कर दिया जाता है। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट के बाद फिर उस वाहित मल का प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसे हम प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में भेजते हैं। यहाँ पर काफ़ी हद तक पानी का ट्रीटमेंट होता है। काफ़ी हद तक पानी की बड़ी अशुद्धियों को हम दूर कर सकते हैं। उसके बाद इस वाहित मल को हम सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ ले जाते हैं। वहाँ पर एरिएशन जोन होता है, एयर लिक्विड वाटर होता है, जिसके कारण उस पानी में हम ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। इसके पश्चात फिर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में उस वाहित मल को भेजा जाता है। यहाँ पर 80 से 90% ऑर्गेनिक सॉलिड हट जाते हैं। फिर तीसरा ट्रीटमेंट, टर्शरी ट्रीटमेंट किया जाता है, इसे हम डिसइंफेक्शन जोन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर वाटर का, वाहित मल का काफ़ी हद तक ट्रीटमेंट होने के बाद वह उपयोग के हेतु उपस्थित हो जाता है। इस तरह से हम इस डायग्रामेटिक
डायग्राम के जरिए इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम वाहित मल का उपचार कर सकते हैं। आज के लिए इतना पर्याप्त है। शेष अगले वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन एनर्जी प्रोडक्शन, या हम ये भी कह सकते हैं कि बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका होती है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों की मदद से हम बायोगैस का निर्माण भी कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो के माध्यम से शीघ्र ही आपको प्रेषित करेंगे। आज हमने जो आपको समझाया है कि किस प्रकार से वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीवों की भूमिका होती है, सूक्ष्मजीव किस प्रकार से वाहित मल के उपचार में उपयोग में आते हैं, इसे आप अपनी नोट कॉपी में सीवेज ट्रीटमेंट इस प्रोग्राम को डायग्रामेटिक रूप से अपनी नोट्स कॉपी में अवश्य बना लीजिएगा। शेष अगले वीडियो के माध्यम से शीघ्र ही आपको इसी चैप्टर का अगला भाग प्रेषित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।